नमस्कार दोस्तों, फोर्थ व्यूज कल के लाइव कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम एक समसामयिक मसले पर चर्चा के साथ हाजिर हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है बिहार में फंस गया है बीजेपी का चक्का, मोदी दे रहे धक्के पे धक्का। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नवादा में भी थे। हालांकि आज उनकी कई सारी उनके फेसबुक पेज पे हमने देखा, जलपाईगुड़ी में भी थे वो, जबलपुर में भी थे वो, हर जगह की जनता का स्वागत किया। सुबह वो नवादा में भी थे। तो पिछले एक महीने में 5 बार पीएम मोदी का दौरा बिहार में हो रहा है। 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय के बाद 5 अप्रैल को जमुई और फिर आज वे नवादा में थे। और 9 को औरंगाबाद जाएंगे, फिर 15 को गया। मतलब धुआंधार रैली कर रहे हैं। और बिहार में, जो कि अपने आप में एक हालांकि नई बात तो नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये स्टाइल रहा है चुनावों को कभी भी, या भाजपा मोदी और शाह के रिजीम में भाजपा का ये खास वो है कि किसी भी चुनाव को बहुत हल्के में नहीं लेते। चुनाव की तैयारी उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर होता है। तो और ऐसे में अब बिहार के चुनाव को लेकर के एक खास फोकस, क्या ये खास फोकस है या ये नॉर्मल प्रैक्टिस की बात है? क्या है इसके पीछे की राजनीति जो बार बार बिहार का वो रुख कर रहे हैं? हाल फिलहाल में ही जो है सरकार भी बदली। जो सरकार पहले राजद और जेडीयू की थी, अब वो सरकार भाजपा और जेडीयू की है। तो ये पिछले दिनों में बदलाव भी आया है, समीकरण बदले हैं। इंडिया गठबंधन, जिसको लेकर वो खासे हमलावर है हर अपनी रैली में, हर चुनावी रैली में, वो गठबंधन जो है उसकी शुरुआत जो है उसके सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में जेडीयू और नीतीश कुमार थे, जो अब भाजपा ने जिन्हें साध लिया है। आज भी वो अपने नवादा के रैली में भी इंडिया गठबंधन को लेकर के काफी तंज और काफी तंज वाले मूड में थे, काफी हमलावर थे। तो ये हम अब समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास बहुत समृद्ध पैनल है जो बिहार की राजनीति को बहुत गहराई से जानता है। तो उनके मार्फत हमें समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक नॉर्मल सामान्य प्रैक्टिस की बात है, भाजपा मोदी और शाह की शैली है हर चुनाव को लेकर बहुत गंभीर रुख रखना, और उसमें बिहार भी आता है, या फिर बिहार को लेकर इस बार कोई खास जो है वो तैयारी है मोदी के अपने, उसमें भी उसको लेकर कोई खास विजन है, उसकी राजनीति को साधना बीजेपी की तमाम राजनीति को बाकी और देश की राजनीति के लिए भी साधने के दृष्टिकोण से सबसे अहम है। तो क्या है, हम इसको जानेंगे। हमारे साथ आज हैं उपेंद्र कश्यप जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ इरफान अहमद जी हैं, जो पहले भी स्त्रीकाल पे आ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत अच्छे से ये बिहार की जमीनी हकीकत को समझते हैं, सामाजिक राजनीतिक दोनों ही। और हमारे साथ संजीव चंदन जी हैं, बाद में हमारे साथ शायद हेमंत जी भी जुड़ेंगे, जो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज संजीव जी आपके पास आते हैं और ये जानने की पहली टिप्पणी आपसे लेते हैं कि ये क्या है, क्यों फोकस में बिहार है मोदी के? क्या ये सामान्य सी बात है या फिर इसके पीछे की राजनीति के गहरे मायने? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं क्या मायने कहा जाए मनोरमा, मैं तो देख रहा हूं और ये तमाशा ही देख रहा हूं कि भारत का प्रधानमंत्री, ये पहला चुनाव शायद होगा, पहले फेज का चुनाव है और हर संसदीय क्षेत्र में प्रोग्राम लगा हुआ है। अब इसको कैसे देखें? इसको या तो आप देखें कि बीजेपी इतना कमिटेड है हर क्षेत्र का चुनाव जीतने को लेकर के, या फिर इसको ऐसे देखिए कि बीजेपी यहां फंसा हुआ महसूस कर रही है। बीजेपी फंस गई है और यहाँ जो फंसी है वो लालू प्रसाद जी के उसमें फंस गई है, इसीलिए चक्का जाम जो है। अदरवाइज ऐसा कभी हुआ है? कभी भी प्रधानमंत्रियों का जब दौरा होता है तो कई बार तो चारों विधानसभा, चार संसदीय क्षेत्र हैं जहां चुनाव होने, नवादा, गया, औरंगाबाद और जमुई, इन चारों संसदीय क्षेत्र के लिए तो प्रधानमंत्री एक जगह सभा करते हैं। कई बार ऐसा हो, हद से हद 2 सभा हो जाए। अभी देखिए 2 मार्च से बिहार में उनकी 5 यात्राएं हो चुकी। 2 मार्च को आए, सॉरी तीसरी यात्रा है, 2 मार्च को आए, फिर आए तीसरी या चौथी, 2 दिन पहले आए, आज आए हैं।
जमुई में थे, जमुई के बगल में नवादा में है, फिर 15 तारीख को प्रोग्राम लगा हुआ है वो गया में है, उसके पहले 9 या 10 तारीख को प्रोग्राम लगा हुआ है जो औरंगाबाद में। अद्भुत है। तो उसको ऐसे ही कहिए, हालांकि वो पॉजिटिव सेंस का, पॉजिटिव महाभारत के किरदार के साथ की पंक्ति है रश्मि रथी की, लेकिन ये इनके साथ मैं जोड़ दे रहा हूं कि कर्म तो है नहीं, तो सीधे तो मूल पात्र हैं, या तो दुर्योधन है या युधिष्ठिर हैं। जिन कुछ लोगों के लिए वो युधिष्ठिर होंगे, कुछ लोगों के लिए दुर्योधन होंगे, मेरे लिए मैं कुछ नहीं कहता। तो कर्म तो नहीं है, लेकिन वो पंक्ति है कि मही डोली सलील आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला, मगर डोला नहीं जो चक्का धसा था, चला वो जा रहा नीचे फंसा। तो बिहार में इसका अर्थ ये है कि इनके लिए बड़ी चुनौती। बातें ये चाहे जितनी कर लें, ये सब बातें घिसी पीटी। प्रधानमंत्री के पास कोई न्यू पैकेज नहीं है, बातों में कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई पड़ रही है जो सीधे एड्रेस करे। वो बातें होती रही है नेशनल। अब विपक्ष जो है देशद्रोही है, ये बात कहते कहते लोगों, तो भाई उसको विपक्ष को बैन करो, चुनाव आयोग को कहो कि कैंसिल करो, रद्द करो। देशद्रोही क्या कर रहे हैं भाई? भारत में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अब मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कह रहे हैं। मुस्लिम लीग यहाँ रजिस्टर्ड संस्था IUML, और वो चुनाव लड़ती है, केरल में भी लड़ती है दूसरे। और आप ही ने बीजेपी ने सबसे पहले उसके साथ सरकार बनाई है, आजादी के पहले भी बनाई है, आजादी के बाद भी बनाई है बीजेपी के साथ, बीजेपी ने। तो ये सब खेल नहीं चलेगा। और उन सब के बीच मैं अक्सर कहता हूं कि कोई लहर नहीं है, मोदी भगाओ नहीं लहर है, मोदी हटाओ नहीं, मोदी लाओ भी लहर नहीं है। लेकिन और जब मोदी लाओ लहर नहीं है, वो ज्यादा खतरनाक होता है वैसी सत्ता के लिए जिसने अपना सुप्रीम परफॉर्मेंस कर दिया है। यानी 303 सीटें महत्वपूर्ण जहां वो पहुंच गई है बीजेपी, उससे कहां आगे बढ़ेगी वो उनके लोग चार्ट नहीं देते। तो वैसे में यदि 40 सीट पर समीकरणों से लालू जी ने ऐंठ दिया है, इनको साध दिया है, इनके चक्का को फंसा दिया है, तो बात समझ में आती है कि ये नीचे गिरेंगे। और गिरते हुए सिर्फ बिहार का ही नहीं, ईस्टर्न जोन में इनका मसला फंसा हुआ है, फंसे हुए गुजरात वगैरह में भी है, तमाम जगहों पे है। ये कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन बिहार में इनका हालत तो सच में पंचर है। हर चुनाव क्षेत्र को संबोधित करना यही कह रहा है, सिर्फ मेहनत की बात नहीं है। मनोरमा जी ठीक है, हम उपेंद्र कश्यप जी के पास आते हैं। अच्छा, हेमंत जी भी आ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो उपेंद्र जी, उपेंद्र जी ने आज गया पे एक वीडियो भी किया है वो मांझी जी को लेकर के। जी जी हाँ, तो ठीक है, फिर हम इसी में चाहेंगे आपसे कि आप बीजेपी, अब खासकर प्रधानमंत्री मोदी जो बिहार को स्पेशल फोकस दे रहे हैं, या आप इसको मानते हैं कि स्पेशल फोकस है? बिहार जो है बहुत क्रूशियल है इस बार भाजपा के लिए। और अब तब जबकि लालू प्रसाद यादव जो है उन्होंने मतलब कि रणनीतिक रूप से एक दूसरे तरह के की जो है वो चोट दी है, रणनीतिक समझौते करके जो है वो एक बहुत रोचक उस पे लेकर के आ गए हैं वो। तो इससे जो है मामला और भी ज्यादा जो है डिफेंसिव हो गया है भाजपा के लिए। हम हालांकि वो हमलावर दिख रहे हैं, लेकिन हमलावर है भाई तुष्टीकरण वाला, बोले कांग्रेस की का मैनिफेस्टो तुष्टीकरण का है, जंगल राज है, दोनों मियां बीवी जो है वो राज करते, नीतीश कुमार ये कह के कह रहे हैं बेटी दामाद के लिए वोट मांग रहे हैं, इस तरह की तमाम चीजें जो है यही सब चल रहा है ना। तो ये डिफेंसिव है या ये हमलावर होना है, डिफेंसिव है ये मनोरमा जी, सभी को नमस्कार। इसे दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है। जब आप युद्ध ही से बता रहे हैं, चुनाव को, इस लोकसभा चुनाव को, कल उपेंद्र कुशवाहा की एक बैठक थी, सभा थी, उसमें उन्होंने इसे युद्ध संबोधित किया। तो भाजपा नेता इसे युद्ध बता रहे हैं, इसलिए युद्ध में तो स्वाभाविक है कि हर तरह की बातों को जायज ठहराया जाता है। और नरेंद्र मोदी एक ऐसे योद्धा के रूप में भाजपा मानती है उनको कि वे उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हो रहे हैं। तमाम प्रत्याशी जो हैं, बिहार हो या देश में, उन्हीं के नाम पर अपनी बैतरणी पार कर लेना चाहते हैं। स्थिति ये हो गई है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वे अपनी बात कह ही नहीं रहे हैं, चाहे वो गठबंधन के ही क्यों ना हो। गैर भाजपाई जो गठबंधन है भाजपा के साथ जो है, चाहे वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा हैं, आप आधे घंटे का स्पीच वो दे रहे हैं मंच से, और कभी भी वे रालोमा की बात नहीं करते, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की, कभी उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं करते, वे बात करते हैं नरेंद्र मोदी की।
औरंगाबाद में आप देख ले सुशील सिंह की, वहां भी वही बात हो रही है, नरेंद्र मोदी की ही बात लोग कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के आश्रय ही नैया पार करने में तमाम लोग लगे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत ही होशियार लड़ाका है नरेंद्र मोदी, और वे सतर्क हैं, वे इस बात को जानते हैं, और हमें भी इस बात को मानना पड़ेगा कि जो 303 सीट तक चला गया लेकर नरेंद्र मोदी अपने नाम पर गए 2019 चुनाव, अगर हम विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके काम पर 303 सीटें तक भाजपा गई। ऐसे में भाजपा कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उनकी सीटों की संख्या कम हो। बिहार में मामला ऐसा फंस गया है, जैसा संजीव चंदन भाई ने कहा कि लालू ने चक्का फंसा दिया है। दरअसल आप 40 में 39 सीट जीतते हैं, और किशनगंज एकमात्र ऐसा सीट है जहां मात्र एक बार एक हिंदू व्यक्ति चुनाव जीत चुका है, लोकसभा का क्षेत्र जीता है। ऐसे में तय है कि किशनगंज तो इनके पाले में नहीं आने वाला है। रह गई बात अब 39 सीटों पर ये जीत चुके हैं, जो मैक्सिमम है, तो तय है ना कि जो 2024 का चुनाव परिणाम आएगा वो 39 से कम हो सकता है, 39 से अधिक नहीं हो सकता। और नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपा के लोग ये बार बार आक्रामक रवैये से कह रहे हैं कि हमें 40 में 40 चाहिए। तो 40 तो आने से रहा, अब 39 पर भी संकट है। जिस तरह से महागठबंधन ने अपनी तैयारी की है, तो 39 भी नहीं आने जा रहा है बीजेपी के साथ, इसलिए ये परेशानी तो है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी आक्रामक है। मनोरमा, एक बात छूट गई थी और अभी उसके पहले उपेंद्र भाई, ये कि बीजेपी के लोकल नेता प्रभावहीन हो गए हैं, ये भी इससे स्पष्ट होता है। न सिर्फ उम्मीदवार तो इन्होंने सारे अपर कास्ट डाल दिए और बहुजन का एक चीजें बह रही हैं, लेकिन उसके अलावा इन्होंने क्या हुआ है कि इनका जो, जैसे सम्राट चौधरी, उन्हें जगह जगह गालियां मिल रही हैं, अपने ही समाज में मिल रही हैं, क्योंकि 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक भूमिहार हैं और एक कुशवाहा हैं। भूमिहार उप मुख्यमंत्री के 5 भूमिहार कैंडिडेट हैं बीजेपी से, मैं पर्टिकुलर बीजेपी की बात कर रहा हूँ। और सम्राट चौधरी एक भी नहीं दिलवा पाए, एक भी कुशवाहा को नहीं दिलवा पाए बीजेपी में। तो ये सब चीजें, यानी बीजेपी का लोकल लीडरशिप प्रभावहीन हो गया है। एक जो सुशील मोदी के जरिए बिहार बीजेपी जानी जाती थी, वो बेचारे कैंसर से ग्रस्त हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए हम लोगों को कामना करना चाहिए। तो वो एक स्थिति है। तो ये सब इन चीजों से ये दिखता है। जी मनोरमा, सॉरी जी। तो और अभी हमारे एक दर्शक सनम वासुदेव, उनका सुपर थैंक्स के लिए शुक्रिया कहते हैं हम लोग। और आज मैं कहना भूल भी गई थी शुरुआत में कि आप लोगों का सहयोग हमारे लिए जो है वो ऑक्सीजन की तरह से है। हम आपके सहयोग समर्थन से ही चल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ में आप आर्थिक रूप से भी सहयोग करना चाहें तो आप सबका स्वागत है, क्योंकि हमारी जो है स्थिति मजबूत होगी, हम काम करने के लिए ज्यादा संसाधन के साथ युक्त हो पाएंगे। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया इस सहयोग के लिए, समर्थन के लिए। आगे हम जारी रखते हैं अपनी बात, और हेमंत जी के पास उपेंद्र जी, आपकी बात पूरी हो गई है ना? बीच में थोड़ा इंटरप्ट किया था। हाँ, तो ठीक है, हम हेमंत जी के पास चलते हैं। और एक जो शुरुआती टिप्पणी हम लोग लग रहे हैं कि क्या ये जो है बिहार को साधने में लग रहे हैं, या और बिहार में धक्का देने की मजबूरी आखिर क्यों आप पड़ी है मोदी को? और क्या इस तरह से जो है उनकी अपनी राजनीति तमाम तरह के दांवपेच और नीतीश कुमार को अपने पाले में करने के बावजूद भी जो है वो उस तरह से मजबूत नहीं दिख रही है। वही तमाम जो है जिस चीज पे चल रही है, और जो पुराने उनके हथकंडे हैं, लगातार जो है हमलावर होना और उन्हीं मुद्दों को रिपीट करना। कोई नई बात अभी प्रधानमंत्री ने इन जो 2-3 जगहों में कहा है, कहीं भी कोई एक नई बात नहीं कही है। तो मनोरमा जी धन्यवाद। बीजेपी कितना ये है हड़बड़ी में है, एनडीए जो अलायंस है वो कितना हड़बड़ी में है और उसकी बेचैनी का आलम क्या है, उसको समझने के लिए आज जो नीतीश जी का जो भाषण था, उन्होंने तो कह दिया कि 4000 एमपी मोदी जी को मिलने जा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि नीतीश जी 4000 एमपी दे रहे हैं मोदी जी को, और मोदी जी बाय रोड हेलीकॉप्टर से बिहार आ रहे हैं। तो दोनों आदमी कमाल कर रहे हैं। वो रोड से हेलीकॉप्टर
बढ़ चढ़ करके आ जा रहे हैं बिहार, और नीतीश जी 4000 पार करवा दे रहे हैं। तो यह जो आलम है ये बताने के लिए काफी है कि बेचैनी किस स्तर की है। और अब बताइए कि जंगल राज पर मोदी जी भी बोल रहे हैं और नीतीश जी भी बोल रहे हैं कि 2005 से पहले बताइए तो क्या था बिहार में कुछ था। सॉरी, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि पिछले 17-18 सालों से आप बिहार पर राज कर रहे हैं। गठबंधन भले ही बीच बीच में बदलता रहा लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश जी रहे हैं। तो बिहार में अभी भी अगर आप जंगल राज का डर दिखा रहे हैं तो आपके गवर्नेंस पर सवाल है कि आपने कैसी सरकार चलाई है, आपने कैसा गवर्नेंस दिया है कि अभी भी आपको जंगल राज जो सोकल जो जंगल राज है, जो हम नहीं मानते हैं कि वो जंगल राज था, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो जंगल राज था तो आपने कैसा गवर्नेंस दिया, आपने कैसी सरकार चलाई कि आपको आज भी जंगल राज का डर सता रहा है, भय सता रहा है। इसका मतलब है कि आपके गवर्नेंस पर ही सवाल है, आपकी सरकार पर ही सवाल है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से जंगल राज वापस आ जाएगा। तो ये जो पूरा मसला है, मसला ये है कि जो जिनके नाम पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी आज की तारीख में वही यूएसपी हैं एनडीए के। और लेकिन मोदी जी अपने किए हुए वायदों पर इस कदर विफल हुए हैं कि वो अपने वादों को याद नहीं करना चाहते हैं। परिवारवाद पर बोलना भूल गए हैं मोदी जी, क्योंकि उनके सामने सूची बना करके महागठबंधन की ओर से डाल दिया गया है कि इन लोगों पर बोलिए जरा कि ये लोग कौन है, ये परिवारवादी लोग हैं या नहीं है। तो परिवारवाद का एजेंडा तो उनका धराशायी हो गया हुआ है। अब नौकरी का सवाल जो है उस पर वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 17 साल बनाम 17 महीने का जो नैरेटिव है उसमें जो 17 महीने में जो नौकरी मिली है, अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द क्रीड, अक्रॉस द रिलीजन, आप मानने को कोई भी व्यक्ति ये मानेगा कि 17 महीने में 4-5 लाख अगर नौकरी मिली है तो वो इस वजह से मिली है कि जो तेजस्वी यादव ने जो वादे किए थे, और जब गठबंधन बदल रहा था, नीतीश जी ने जब गठबंधन बदला था तो शर्त रखी गई थी कि जो हमने वादे किए थे उसको पूरा किया जाए। तेजस्वी ने बहुत कैटेगरिकली इसको रखा था। तो ये चीजें जनता के बीच में बहुत मजबूती के साथ नीचे तक ये बैठ गई है। और नौकरी का सवाल लोगों के सामने बड़ा सवाल है। और ये भी है कि ये जो सवाल उठाया गया है कि गठबंधन बदलने के बाद जो बहुत सारी नौकरियों का जो ये था, जो स्कोप निकल रहा था, जो फाइलों पर एक तरह से आदेश हो चुका था, उन सबको गताल खाते में डाल दिया गया हुआ है। अब जो हेल्थ डिपार्टमेंट में 4-5 हजार बहाली होने वाली थी उसको रोक दिया गया है। आपकी आवाज म्यूट हो गया है। हेमंत जी म्यूट हो गए आप। एक मिनट, हेमंत जी आप सुन पा रहे हैं? म्यूट हो गए आप। एक बाहर जाके एक बार आ जाइए हेमंत जी, लगता है आवाज चली गई है। आवाज चली गई है, या लीड निकाल के देखिए, कान से वो उसको निकाल के देखिए, निकाल लीजिए मोबाइल से। जी बोलिए। आवाज मिल रही है? मिल रही है आवाज? हाँ बिल्कुल, जल्दी से अपनी बात पूरी करें। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि जो नौकरी का सवाल है ये बिहार में बड़ा एजेंडा है एक तरह से, और इस एजेंडे का जवाब एनडीए के पास में नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे प्रत्येक साल, तो उस हिसाब से लगभग 20 करोड़ हो जाना चाहिए था। ये तो ये कहाँ गया उनका जो ये वादा था? करप्शन के सवाल पर ये अब बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो बड़ा घोटाला हुआ है उसने साबित कर दिया है कि आपने ये कानूनी दायरे में एक ऐसा ये बनाया था जो कि एक तरह से वसूली का रैकेट साबित हुआ इस देश में, और ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब आप उसका जवाब आपके पास में नहीं है, क्योंकि आपने एक तरह से लोगों को ईडी, सीबीआई और आईटी के का भय दिखा करके लोगों से पैसे वसूले, या जो एक कहते हैं ना कि जो क्रोनी कैपिटलिज्म है उसके साथ आपने गठजोड़ करके और जो हवाला के जरिए जो पैसे आए उसको साइफन किया गया। तो ये सारे सवाल जो है वो उनको बहुत बेचैन कर रहे हैं, और इसी वजह से वो लगातार चीजों को दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं।
वो राम मंदिर का एजेंडा लेकर के आ रहे हैं कि जो लोग राम को काल्पनिक बताते रहे हैं उनको सबक सिखाइए, जो धारा 370 की बात कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि कश्मीर में 5-6 साल से आप हो गए, आपने चुनाव क्यों नहीं करवाया? आप चुनाव नहीं करवा सके, लेकिन आप 370 की बात अगर करेंगे, आप वांगचुक के ये सवालों का जवाब आपके पास नहीं है, आप उनका जवाब नहीं दे सके। जो लद्दाख का सवाल है उसको आप जवाब नहीं दे सके। आपने लद्दाख में एक तरह से लोकतंत्र की हत्या की है। वहां जो कहा जा रहा है कि आप जो वहां एक तरह से सरकार चलाने का जो पूरा मैकेनिज्म बना रहे हैं, उसमें लोकल लोगों की कहीं कोई भागीदारी का कोई उसमें स्कोप ही नहीं आपने रखा है। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि बाहर से एलजी भेज करके वहां शासन चलाया जाए? तो पूरा जो आपका मॉडल जो है वो मॉडल इस रूप में है कि वो लोकतंत्र के खिलाफ जाता हुआ मॉडल है, जिसमें भागीदारी नहीं है लोगों की। तो ये सारे सवाल जो है उनको बेचैन किए हुए हैं, और बिहार में आकर के उनकी गाड़ी बुरी तरह फंसी हुई दिखाई दे रही है। उसकी वजह ये है कि बिहार में जो महागठबंधन में ने इस बार जो उम्मीदवार तय करने में, उम्मीदवारों के चयन में जो एक तरह से बहुत होशियारी दिखाई है, उसका जवाब उनके पास में नहीं है। वो जो एक तरह से जो ये आरोप लगते रहे थे कि सिर्फ यादवों को टिकट मिलता है आरजेडी में, तो इस नैरेटिव को लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने बदल दिया है। ये नए तरह का जो भागीदारी का सवाल है, उसमें जो ये कहा जा रहा था कि जो तेजस्वी ने कहा था कि हमारी पार्टी सिर्फ MY यानी माई की पार्टी नहीं है बल्कि बाप की पार्टी भी है, बाप को भी डिफाइन उन्होंने किया था। तो उसमें कई जगहों पर उन्होंने सवर्ण बिरादरी के लोगों को ला करके, जैसे कि हमारे ही संसदीय क्षेत्र में वैशाली में जो मुन्ना शुक्ला का जो के कैंडिडेटर की जो बात हो रही है, तो एक तरह से वो एक दाव है एनडीए के सामने में। तो एक तरह से पिछड़ा कॉम्बिनेशन भी है, उसमें अगरों की भी भागीदारी है। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये एक तरह से बीजेपी को के लिए सूट नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा जो फैक्टर था जिसकी चर्चा अभी संजीव जी कर रहे थे, सम्राट चौधरी वाला कुशवाहा वाला जो फैक्टर है, उसमें तो एक तरह से वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया उनका। कुशवाहा चेहरा को सामने रख करके वो चाहते थे कुशवाहा बिरादरी के वोटों को साधना, वो अब साधने में उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी अपनी ओर से बहुत कुछ कर नहीं पाए। जी, जबकि ये बात हो रही थी कि नीतीश कुमार को साधने के लिए मतलब कुर्मी और कुशवाहा में से कुशवाहा को आगे करने की रणनीति की बात लगातार जो है ये हो रही थी, जबकि उनके एक भी कैंडिडेट को सीट नहीं मिला। उपेंद्र जी, आपको जोड़ना चाह रहे हैं तो हम जल्दी से इरफान जी के पास जाएंगे अपनी पहले राउंड की टिप्पणी के लिए। आप जल्दी से अपनी बात कहें, जो भी ऐड करना चाह रहे थे आप। अनम्यूट करिए। मैं कर रहा हूं जी। दरअसल हेमंत जी ने जो कही बात, सवाल यह है कि सम्राट चौधरी क्यों फेल हुए, क्यों नहीं कुशवाहा को सीट मिली। इस पर विचार विमर्श सामाजिक स्तर पर भी करना चाहिए। कुशवाहा समाज जब एक जाति विशेष के कारण ही सिर्फ अपने जाति को वोट देगा, तो वो राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर पर उसका नेता नहीं उभरने के पीछे मूल कारण यही है, मैं ये कहना चाह रहा था। और भाजपा ने तो वैश्यों से भी किनारा कर लिया है। किससे कर लिया? वैश्य समाज से भी किनारा, बनिया समाज से भी वैसे इतने नाराज हैं। आज एक टीवी पर प्रोग्राम में देख रहा था हरिद्वार में, और वैश्य नाराजगी जाहिर करते हुए ये कह रहा है कि हम नाराज हैं लेकिन हम वोट भाजपा को देंगे। तब इस तरह की जब स्थिति है तो बनिया को भी कुछ मिलने से रहा, क्यों देगा कोई? जब नहीं देने पर भी कोई वोट देगा। बिहार में बनिया कैंडिडेट दे करके इन लोगों ने वो इसको भी तोड़ दिया है कि हम नाराज हैं। और जो है जी, इरफान जी की तरफ जी। हाँ, तो इरफान जी, अभी के इसमें बार बार जैसे कि कहा ही जा रहा है कि मतलब ये डिफेंसिव हो रही है भाजपा मतलब इस बिहार में, और नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन के बहुत महत्वपूर्ण घटक रहे थे, और मतलब सूत्रधार उनको कहा जा सकता है। तो क्या जो है चीजें बीजेपी के फेवर में होती हैं इससे? अब जो है वो, या फिर एक जो बहुत बड़ी चुनौती, कम से कम अगर बिहार में बहुत बड़ी चुनौती नहीं भी हो तो भी जो देश व्यापी स्तर पे जो चुनौती बन रही थी, नीतीश कुमार को अपने में पाले में करके उन्होंने उस चुनौती को कमजोर किया है देश के स्तर पे। जहां तक सीटों के बंटवारे की बात है तो कुल 40 सीट में से 17 पे बीजेपी लड़ रही है, 16 पे जेडीयू है, उसको 16 पे मिला है। एलजेपी जो है वो
उसको 5 है और हम और एलपी जो है उन लोगों को 1-1 सीट है। टोटल ये इस तरह का समीकरण है बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए। और नीतीश कुमार जो है, हम ये भी इसका भी जिक्र करना चाहेंगे कि 16% से ज्यादा मुसलमान मतदाता हैं, जो कि मतलब नीतीश कुमार को लेकर के जिनका जो है एक अच्छी छवि रही है सांप्रदायिकता के इशू पे, चाहे वो भाजपा के साथ रहे हो नहीं रहे हो तो भी मतलब इस मसले पर एक अच्छी वो रही है। तो क्या इस बार जो है ये मतदाता उनके साथ जाएंगे या महागठबंधन या जो भाजपा की बड़ी राजनीति है उसको समझते हुए वो अपनी राजनीति का चयन करेंगे और लालू प्रसाद यादव जो कि मतलब जिनकी राजनीति कम से कम अभी के दौर में हम कह सकते हैं अकेले ऐसे नेता हैं जो जम करके सांप्रदायिकता के खिलाफ हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए इस पॉइंट पे वो डिगे नहीं। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो बिहार में हम लोग बहुत पहले से कह रहे थे, आपके चैनल पर भी मैंने कई बार इस बात को दोहराया। तो नरेंद्र भाई मोदी, मैं उनको प्रणाम करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं, प्रधानमंत्री हैं देश के। इनको रह रह के नींद टूटता है और ये चौंकते हैं। तो मैं दिल्ली से चलूं तो कलकत्ता एकदम बाई रोड पहुंच जाऊं, लेकिन इतना डायवर्सन यहाँ है, इतना गड्ढा है, तो इनका नेशनल हाईवे बनाया हुआ फेल कर जाता है। जब जब भी नेशनल हाईवे बनाते हैं तो कोई ना कोई गड्ढा, पुल गिर जाता है, और पुल गिरता है तो गडकरी जी को ही डांटने लगते हैं। पॉलिटिक्स में भी इनको यही होता है। जब बिहार में कोई समीकरण बनाते हैं तो उनका पूरा समीकरण ध्वस्त हो जाता है। देखिए, नरेंद्र मोदी हार चुके थे उसी दिन। आप लोग समझती नहीं है, गोरी मीडिया लोग समझाते हैं। हेमंत भाई ने बहुत अच्छे किस्म से बताया, बाप रे बाप। ये पूरा जो बिहार है ये चाणक्य की धरती है, और इन लोग गलत फहमी में बैठ चुके हैं। तो चाणक्य हम ही हैं, अमित शाह चाणक्य है। इनको पता चल जाएगा बिहार का चाणक्य। और चंद्रगुप्त राजा जनक है, जानकी है, आर्यभट्ट है, विद्यापति हैं, और यहाँ वान भट्ट हैं। किस किस का नाम लूं, बड़ी लंबी कतार है। मेरा बिहार है, यही मेरा बिहार है। नरेंद्र मोदी को बिहार सिखलाएगा, वो हमेशा सिखलाया है। लाल कृष्ण आडवाणी को पकड़ा था हम लोग, भर अखबार पकड़ के उनको बता दिया था तो बिहार की राजनीति कैसे चलती है। अबरी अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों पकड़ा गए हैं, और साथ साथ सपोर्ट लिए हैं हमारे माननीय नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने इनको ऐसा ले जाके गड्ढा में गिराए हैं, तो बाद में आप देखिएगा तो ये बाप बाप करेंगे। ये लौ और कुछ और लौ कर रहे थे। अरे ये बोध की न धरती है, नए विचारों को न गढ़ा है। तो बोध की थ्योरी पर माननीय लालू प्रसाद, तेजस्वी जी और लेफ्ट पार्टी के लोग, ये सब मिलकर उनकी थ्योरी को अपना के यहाँ सामाजिक न्याय के चीजों को दिखला दिया। और लड़ाई सामाजिक न्याय का कैसे होगा, ये 100 कुछ सीट है ना अभी फर्स्ट चरण में, और 4 से 5 सीट बिहार के अंदर में औरंगाबाद है, गया है, नवादा है और जमुई है। ये देख लीजिएगा। हम तो उस दिन कहे तो चिराग को पहले ही आग लग जाएगा, कौन है किसका बहनोई और कौन है किसका साला, बोलो किधर बराती जाए। उनका बराती फेल कर गया है, और साला बहनोई अपने में लड़ेंगे बहुत। वो दूसरा और तीसरा सीट तो हार जाएंगे दूसरे तीसरे चरण में, पहली ही में ही गड्ढा में चले गए। उसी किस्म से औरंगाबाद में जो चित्तौड़गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ की बात करते थे। अरे भाई, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसको पहले मानिए न। बड़े ऊंचे जातियों से भी हम हाथ जोड़ के कहते हैं। तो भाई जमहूरियत को जानिए, जात पात क्यों करते हैं। जब न्याय की बात करना चाहते हैं तो सारे लोगों को एक दूसरे को वोट देना है। इसीलिए तेजस्वी जी ने कहा A to Z हम माई बाप के पार्टी हैं। अरे भाई, न्याय सीखना है तो
यहाँ के महागठबंधन से सीखना है। और इसीलिए सीपीआई इस पार्टी के अंदर में है। लाल झंडा के लोग, हम लोग पॉलिटिक्स को चलाना चाहते धारा पर। ये तो पूरे मुसलमान को दरकिनार किए हुए थे। और माननीय नीतीश कुमार पूरे मुसलमान के जो मुल्ला टाइप के लोग थे उनको अपने साथ बैठा के सोचते थे तो हम राजनीति करेंगे। तो कोई भी धर्म गुरु राजनीति नहीं कर सकता है। जो राजनीति करता है वही राजनीति को समझता है। तो नीतीश कुमार जी लाख सर पट के मुसलमान के लिए बहुत सारा कसम खाए। मुसलमान कैसे पॉलिटिकल लोग उनको मान लेगा? तो ये हमारे नेता हैं। लालू यादव ने न्यायिक पद्धति को अपनाया और तमाम तबके के अंदर में, या ऊंचे जाति के लोगों या नीचे जाति के हुए हैं, तमाम लोगों को न्याय दिया। यही तो खूबी है। और इसी खूबी के लिए बिहार जाना जाता है। तो हम किसके लिए ये डेमोक्रेसी, ये सारे वसूल किसके लिए हैं? ये तमाम चीजें किसके लिए हैं? तो ये लोग, ये सारी चीजें हमारे, ये बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। उनके यहाँ से इशू है, दोबारा आ जाइए दादा बाहर जाकर। हाँ, आवाज आपकी चली गई लग रहा है जी। ठीक है, तो हम थोड़ी सी टिप्पणियों को पढ़ ले संजीव जी। जी, उसके बाद फिर हम अगले राउंड के उसके लिए चलते हैं, बातचीत के लिए। सुनीता मंजू, आपका भी सुपर थैंक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां कुछ आ रही हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टिप्पणी सना वासुदेव की है। हाँ, वो है कि गाय को, हाँ, वो है ये मानधाता वाली एक कथक है। एक कथा है सर की मानधाता के नाम के राजा अपने पिता से पैदा होते हैं और वो 1 करोड़ की वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। लेकिन धरती उनकी पत्नी थी और वो भी अंततः उनको जाना पड़ता है। सब समाप्त हो गया और उनको जाना पड़ा। तो न राजा रहा है, न वो कोई नहीं रहता है, न सिकंदर रहा, न कलंदर रहा है। इनको लगता है कि, और एक दिन एक भाषण सुन रहे थे मनोरमा कि इदम ना मामा, उपनिषद का वाक्य बोल रहे थे, यह मेरा नहीं है, इस भाव में होना चाहिए। इस भाव में होने के लिए जो दिन भर मैं करता हूँ वो इदम ना मामा की व्याख्या दे रहा था। तो ये तो अद्भुत है। हम अंधेरों को उजारों में बदल देते हैं जब हमें नींद से बेजार किया जाता है। ये भारत के नागरिक सनाबादों कह रहे हैं। ऐड करता हुआ कुछ खास जो है, और मुझे कमेंट नहीं दिख रहा है जी। आपको तो मैं कह रहा था इस बात को। तो बिहार के अंदर में जो A to Z का जो फॉर्मूला है, आज तमाम जातियों को, तमाम समूह के लोगों को न्यायिक व्यवस्था में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उनको अधिकार मिला है। लेकिन बीजेपी से कोई ये नहीं पूछ रहा है, इतना बड़ा तबका। तो भाई एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दिया। पगड़ी बंधवा के सम्राट चौधरी को बैठा दिया। सर मुसलमान छोड़ दीजिए, मुसलमान की क्यों बात करते हैं? मुसलमान तो उनके लिए है ही नहीं कहीं। सवाल तो है कि जो है उनका सवाल मुसलमान है या नहीं है, लेकिन मुसलमान तो इस देश का नागरिक है कि नहीं है। और नहीं है तो इनको बिहार ही सिखलाएगा। और इस बार बिहार के अंदर में जो माननीय लालू यादव महागठबंधन के नेतृत्व को संभाले हुए हैं, आज चारों तरफ एक वे है, एक बड़ा लहर है। और यही कारण है तो नरेंद्र मोदी जी विधानसभा के अंदर में आएंगे। अब देखिएगा, वो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और छोटी गाड़ी पर घूमेंगे, पूरे हर विधानसभा में अलग अलग घूमेंगे और घूमकर वोट मांगेंगे। बिहार उनको जमीन पर ले आएगा। ये गुजरात नहीं है, ये बिहार है। बिहार के अंदर में जयप्रकाश, लोहिया,
की आत्मा आज भी घूमती है, आज भी उनके रास्ते पर लोग चलने वाले लोग हैं। इसलिए सामाजिक स्तर पर आप देखेंगे तो बीजेपी की जो नफरत भरी राजनीति है, नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, वो बिहार में बहुत अच्छे किस्म से परिभाषित लोग कर रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी कितना बेहतरीन से देखिए बता रहे हैं, हर स्तर पर बता रहे। इसलिए बिहार के अंदर में वो सारी चीजें चलेंगी नहीं। हाँ, निश्चित तौर से एक तबका है। अब कल हम देख रहे थे औरंगाबाद की बात, तो सुशील जी, हाँ, जो पत्रकार साहब ने पूछा था, अच्छा बताइए ना तो रामाधार सिंह का क्या हाल चाल है, उनके विधायक है बीजेपी के, तो वो हाथ जोड़ के प्रणाम किए, हम इसके बारे में नहीं बताएंगे। एक तो 100 समाज के थे व्यापारी, उनको सब ऊंचे जातियों के लोग गाली गलौज कर दिया, पूरा लोग बमका हुआ। ये सारी चीजें बिहार के अंदर में देखी जाती हैं। और मैं ये बता रहा हूं, तो जब तक यहाँ कोई भी डेमोक्रेसी से, जनतंत्र से, संविधान से ऊंचा होकर बोलेगा तो बिहार के अंदर में उसको नकेल लगाया जाएगा। कल भी लगाया गया था, आज भी लगाया जाएगा और कल भी लगाएगा यहाँ। इसलिए यहाँ वैचारिक बहस चलेगी और भारतीय जनता पार्टी वैचारिक बहस से दूर होती है और यही कारण है तो वो अपना तस्वीर आईने में नहीं देखना चाहती है। कल जो उन्होंने किया है वो सारी बातों को भुलाकर नए नए चीजों को खड़ा करना चाहती है। और यही कारण है तो उत्तर प्रदेश में देखिए अंसारी साहब को जहर देके सब मरवा दिया, सिर्फ इसलिए मरवा दिया तो मुसलमान दिभ्रमित हो जाए। अरे मुसलमान कुछ नहीं दिभ्रमित होगा, मुसलमान एकजुट होकर ये समझती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने वोट के लिए तमाम सीआई जितनी भी चाल है वो चलेगी। हो सकता है तो दंगा भी करवा सकती है, हो सकता है तो कहूं जातीय हिंसा भी करवा सकती है, लेकिन यहाँ के तमाम जाति लोग, तमाम धर्म के लोग अडिग हैं तो हम लड़ेंगे नहीं और हम बीजेपी को हरा के यहाँ 4000 के सीट उनसे छीन कर बिहार से विदाई कर लेंगे और बिहार में इनका एक नहीं चलेगा। और जो सपना नरेंद्र मोदी दिल्ली से लेकर बंगाल तक का सोचे हुए हैं, तो डायरेक्ट मैं जाऊंगा तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक आ जाए तो आ जाए, जैसे तैसे बिहार और बंगाल में हम लोग नहीं घुसने देंगे, ये तय है। और बिहार और बंगाल में उनका सपना नहीं पूरा होगा। ठीक है, हम अब संजीव जी के पास आते हैं। ठीक है, मतलब लालू प्रसाद यादव जो हैं वो मतलब जैसे भाजपा जो है वो डर रही थी, तो अब इस चुनाव में हालांकि वो अस्वस्थ रहे और मतलब उम्र भी हो चुके, उसके बावजूद भी लालू प्रसाद यादव का होना क्या मायने रखता है वो अभी रणनीतिक रूप से भी दिखता है। जैसे कि जो सीटों के बंटवारे को लेकर के जिस तरह से उन्होंने एक सही जो वैचारिक एज है वो भी देने की कोशिश की है, वो सिर्फ उसकी बात नहीं थी। और परिवारवाद जिसपे बार बार तंज कस रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का परिवार ये करके शुरू हुआ, पूरा ट्विटर पे देखिए जिसको वो मोदी का परिवार होता गया। तो उसके जवाब में लालू प्रसाद यादव ने स्पेशल 11 किया, जो ढूंढ करके दिया कि कैसे 11 स्पेशल लोग हैं जिनके परिवार के लोगों को टिकट मिला है। और वो एक उपलब्धि हो जा रही, वो एक सेंटिमेंटल मसला हो जा रहा है अगर वो जेडीयू या फिर बीजेपी से जुड़े लोगों के परिवार के बेटे बेटी या किसी और उनसे जुड़े लोगों को टिकट मिल रहा है। तो यहाँ भी बहुत एक सैद्धांतिक रूप से उन्होंने उसको दिया है। तो हम इस चुनाव में मतलब कि ठीक है, भाजपा 2 लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है बिहार में, और इसी के मद्देनजर रैलियों को भी देखें तो 9 रैली थी, अभी इस बार और ज्यादा बढ़ा करके 16 रैली किया गया है प्रधानमंत्री का। अमित शाह शुरुआत में अप्रैल में ही आ चुके हैं, मेरे ख्याल से मुजफ्फरपुर में वो आए थे शुरुआत में ही। तो ये पूरा मतलब सिर्फ मोदी ही नहीं, और अभी भी सिर्फ मोदी नहीं, अमित शाह की भी कई सारी रैलियां होनी है। तो ये है कि 2 जो महत्वपूर्ण लोग हैं भाजपा के, वो पूरी तरह से बिहार पर उनका ध्यान है।
और पिछला परफॉर्मेंस उनका ठीक रहा है लोकसभा चुनाव में, तो वो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का होना, उपस्थिति इस बार भाजपा को वैसा जो है प्रदर्शन नहीं करने देगा जैसा 2 पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने किया था? देखिए, लालू प्रसाद जी ने जो परिवार वाली बात उन पर तंज कसी, हालत यह है कि नरेंद्र मोदी जब बिहार आते हैं तो परिवारवाद की बात नहीं करते, वो दुनिया की तमाम बात कर जाते हैं, परिवारवाद में नहीं कर रहे हैं। अब करेंगे किस मुंह से? जमुई गए थे तो वहां परिवार बहनोई बैठे थे, साला बहनोई का कहानी है। जदयू में देखिए अशोक चौधरी अपनी बेटी का पीठ थपथपाते हुए वीडियो जारी कर रहे हैं कि बेटी तुम्हारी बड़ी, बल्कि जब ये बात कैसे कहते सीपी ठाकुर के बेटे के लिए वोट मांग रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, वहां जब अब नवादा में आज ही आप सीपी ठाकुर के बेटे के लिए मांग रहे हैं, वोट मांग रहे थे, वहां अशोक चौधरी ने वीडियो जारी करके बेटी को थपथपाया। हाँ। तो दूसरा वाला एक मंत्री जो है वो भी वहां लड़ रहा है, वो भी अपने बेटे के लिए प्रयास कर रहा है या हराने की कोशिश। ये चाहते हैं कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को अगर टिकट मिले तो लोग इमोशनल हो जाएं और मतलब ये हो जाए और बाकी लोग जो है ये हो जाए। हाँ, और अगर रोहिणी आचार्य को मिले तो मतलब वो परिवारवाद हो जाए, जबकि उसने अपने पिता की जान बचाई है। तो ये जो छद्म है इसको बिहार की जनता समझती है। रही बात आपका सवाल, मैं एकदम शॉर्ट टाइम लूंगा क्योंकि 41 मिनट हो भी गया है। ये सच है, इस बार यदि चुनाव की असफलता होगी तो वो लालू जी की होगी, और यदि चुनाव की सफलता होगी तो वो लालू जी और तेजस्वी। इस बात को कायदे से ये समझना चाहिए कि 2019 में लालू जी जेल में थे और प्रभाव उनका नहीं था। अभी जो है एक सीट पर वो समीकरण बना रहे हैं। कांग्रेस की सीटों पर भी सब पर नजर है उनकी। कांग्रेस को बल्कि कहा उन्होंने कि आप अपना कैंडिडेट लेकर के आइए, तब देंगे आपको कौन कौन से सीट देना है। इतना कंट्रोल करके एक मंझा हुआ नेता लड़ रहा है। तो बिहार के नब्ज जानते हैं वो, तो इसलिए वो सारा यदि वो यदि हार होती है तो इस समीकरण की हार हो सकती है कि वो ये कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने 16 सभाएं करके, अमित शाह ने और सभाएं करके, और 16 नहीं और संख्या बढ़ जाएगी, अभी इंतजार करिए। एक संसदीय क्षेत्र पे दौड़ना है उनको, तो वो ये रहेगा तो ये माना जाएगा कि उन्होंने ये नरेंद्र मोदी की फिर कैलिबर नरेंद्र मोदी का, बिहार भाजपा का नहीं, फिर कैलिबर माना जाएगा कि ये वो बात जो है वो उन्होंने संभाल दी। और यदि जीत होती है तो मैंने कहा कि लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी की जीत होगी और तेजस्वी की उम्मीदों की जीत होगी, क्योंकि तेजस्वी ने अपने को लालू जी से थोड़ा अलग अपनी छवि बिल्डअप की है। दूसरा, जो गारंटियां हैं वो बाजप्ता ये तय हो गया, जिसके लिए बेचैन थे नीतीश जी की सारा श्रेय हमको मिलना चाहिए। तेजस्वी को सारा श्रेय जाता है, लोगों के बीच में है कि नौकरी को लेकर के तमाम चीजें उन्होंने दिलवाई हैं। तीसरी बात कि नीतीश जी अब सामाजिक न्याय उनके मुंह से बकार तक नहीं निकलता है। अब वो जाति गणना और इस सब की बात कर भी नहीं सकते मंच से। अब वो कह भी नहीं सकते कि हमने आरक्षण बढ़ाया है तो उसका 10th शेड्यूल में डाला है तो माननीय प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ मंच पे हैं तो उसको पारित कर दीजिए। बकार तक नहीं निकलता, तेजस्वी उसका श्रेय ले सकते हैं। तो ये जो राजनीतिक प्रसंग है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं हार लालू जी की और जीत लालू जी प्लस तेजस्वी की, यही होने वाला है। वैसे लालू जी मेरे प्रिय नेता है। तो उपेंद्र जी के पास मनोरमा जी, मैं बीच मनोरमा जी जरा चाहता हूँ कि उपेंद्र जी से पहले मैं बोल लूं, क्योंकि कुछ लोग आए हुए हैं तो मुझे निकलना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी टिप्पणी करके निकल जाऊं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि आज जो सबसे दुखद बात जो थी वो नीतीश जी की वह तस्वीर, वो वीडियो सब लोग देख रहे हैं कि वो आज पता नहीं किस मूड में थे, वो मोदी जी के पांव छूते हुए नजर आए। उन्होंने प्रणाम किया, उसके बाद उन्होंने उनका पांव छू लिया। वो किस भाव में क्या था, लेकिन इतना है कि नीतीश जी का ये रूप पूरे बिहार वासियों को आहत करने वाला है। और नीतीश जी किस मनोदशा में है ये उसको दर्शाता है, और किन लोगों के साथ घिरे हुए हैं ये भी उसको दर्शाता है कि नीतीश जी को इस मनोदशा में पहुंचाने वाले लोग कौन लोग हैं। जो नीतीश जी आज, आप याद कीजिए कि मोदी जी के साथ मंच शेयर करने तक से परहेज करने वाले नीतीश जी आज उन ठीक आपकी फिर आवाज नहीं आ रही है हेमंत जी, आपकी आवाज जब तक आप अपनी आवाज ठीक करते हैं। अरुण सिंह जी की एक टिप्पणी पढ़ रहे हैं,
आरएसएस बीजेपी का इंटरनल सर्वे में जो रिपोर्ट आई है वो बीजेपी के माथे पर शिकन पैदा कर दिया। उस रिपोर्ट ने सिर्फ बिहार ही नहीं, सारे उत्तर और पश्चिम भारत में उनकी स्थिति बहुत खराब है, वो कह रहे हैं। और वो 400 अरुण सिंह की टिप्पणी है, वो 400 पार का जितना भी नारा लगाते हैं। यानी हेमंत जी, नीतीश जी की तबीयत इसका मतलब खराब है। 20 तारीख को वो गए थे अपनी तबीयत दिखवाने, बैंगलोर आए थे वो दिखाने के लिए। बैंगलोर आए और उसकी खबर नहीं बनी, बिहार में खबर एकदम नहीं बनी, वो खबर बाहर चल गई थी, हम लोगों ने उसको देखा और उस पर बात की है। इसका मतलब उनकी तबीयत खराब है, ऐसा नहीं हो सकता कि नीतीश जी, तो उनको ये देखना चाहिए। और वो लगता है कि बिहार की जो सरकार है, भाजपा की सपना थी, वो आरोप करते थे लालू जी और तेजस्वी पे कि नीतीश पे कब्जा कर रखा है, दवा दे रहे हैं। लगता है ये उनका सपना था और वो सपना अब पूरा कर रहे हैं, नीतीश जी पे काबिज हो चुके हैं। नहीं, हेमंत जी, इसमें एक चीज कहना चाहता मैं तो ये कहना चाह रहा था कि इस चुनाव का एक एजेंडा ये भी होना चाहिए कि नीतीश जी को इस हालत में पहुंचाने के लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि नीतीश जी को इस मनोदशा में पहुंचाने वाले कौन लोग हैं जो इनको घेर करके रखे हुए हैं। आज की तारीख में नीतीश जी न तो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, न जाति जनगणना का सवाल उठा रहे हैं, न आरक्षण का सवाल उठा रहे हैं, न उस आरक्षण को सुरक्षित करने के लिए 10th शेड्यूल में उसको रखने की बात कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आखिरकार? ये उनका जो पूरा यू टर्न है, क्या वो अकेले कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनकी इस मनोदशा का के लिए जवाबदेह उनको घेर करके जो लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने उनको एक तरह से एक बार फिर से उनको पलटी मारने के लिए बाध्य किया अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए। तो ये एक बड़ा सवाल है। और पूरे बिहार, देखिए, नीतीश जी से बहुत सारी असहमति हो सकती है, लेकिन नीतीश जी ने एक समय पूरे बिहार का एक नैरेटिव बदलने का श्रेय उनको जाता है, बिहार को का चेहरा बदलने का श्रेय जाता है। लेकिन बीजेपी को आज ये जवाब देना चाहिए कि नीतीश कुमार की स्थिति के लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं। बीजेपी को ये बताना चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो ये आरोप लगाती रही है। जीतन राम मांझी भी आरोप लगाते रहे और ये सवाल उठाया गया था विधानसभा में कि अब तो जीतन राम मांझी को उनका इलाज करवाना चाहिए ठीक ढंग से, और ताकि वो उनकी मनोदशा ठीक हो। जी मनोरमा जी। ठीक है। सच में ये अगर इस तरह का है तो ये बहुत है। हमने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं है और हम कोशिश भी कर रहे थे कि अगर वो वीडियो मिल जाए तो हम दिखाएं। और इस तरह से मतलब जो नीतीश कुमार जिस तेवर और जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, जिस ग्रेस के लिए जाने जाते थे, अगर ये है तो ये मतलब कि उनकी राजनीति का जो है वो अवसान है। ये भी इसको भी एक मेटाफर के तौर पे ले सकते हैं। ये अवसान के तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें एक ये भी गिना जाएगा। हाँ, तो उपेंद्र जी आपके पास आते हैं। एक टिकट जो है वो हमको मिला है और अब पिछले दिनों हमने देखा था कि खास तौर पे मांझी से जो नीतीश कुमार और इनकी जो विधानसभा के अंदर भी ऑल्टरकेशन हुआ था और अपमानजनक टिप्पणी और इन सब को लेकर के, तो थोड़ा सा हम इस पे भी चाहते हैं कि आप चूंकि इस मसले पर आपने वीडियो भी किया है तो इसको हम समझना चाहते हैं, क्या इससे कोई फर्क आएगा या फिर इसको किस तरह से साधा गया है भाजपा के साथ? मतलब देखिए, जीतन राम मांझी के साथ समस्या क्या है, या कोई भी जो प्रत्याशी है, मैं पहले भी मैंने कहा था कि सभी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हैं। और स्थिति यह है कि जो मतदाता है वो जाति और धर्म के आधार पर विभाजित है। कोई मोदी को पक्ष में है और कोई मोदी के खिलाफ में है। तो जो वोट जहां शिफ्ट है वहां जाएगा। और अगर जातीय समीकरण आप देखेंगे तो लगभग सीटों पर एनडीए की स्थिति मजबूत दिख रही है, लेकिन कुछ कुछ जातियों में जो नाराजगी है, जैसे वैश्य को ले लीजिए, कुशवाहा जातियों को ले लीजिए, या जो 1% के आसपास वाली जातियां हैं, वो निर्णायक इस बार होने जा रही हैं। इस बार मजबूत जातियां निर्णय नहीं करेंगी। और दूसरी बात, हम हेमंत जी की बात को आगे बढ़ाएंगे जो नीतीश जी के बारे में उन्होंने कहा। देखिए, नीतीश ने ये धारणा बना दी बिहार में कि बिहार भी विकास कर सकता है, वरना हम जिस पीढ़ी में रहे, हम तो 91 और मैंने 2000 तक ये सोच भी नहीं सकते थे कि बिहार में भी विकास के काम हो सकते हैं। ये नो डाउट कि नीतीश कुमार ने बदला, लेकिन अब नीतीश कुमार जो है समर्पण की मुद्रा में आ गए हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार बिना नीति के ईश्वर है। उनकी कोई नीति नहीं है, सिर्फ एक नीति है कि मुझे सीएम बने रहना है। इसके अलावा नीतीश कुमार की कोई नीति नहीं है। न उनकी उद्योग नीति सफल हुई बिहार में, न बालू और दारू की नीति उनकी सफल है। बिहार को
एक दूसरे किस्म के गर्त में डाल दिया है नीतीश कुमार की सत्ता ने, जो आप देखेंगे 2005 से अभी तक चले आ रही है। गली गली शराब और बालू माफिया खड़े हैं, जिनसे प्रतिष्ठा बचाना प्रतिष्ठित लोगों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ये नीतीश कुमार का कैरेक्टर बन गया है। इसलिए आज अगर वो समर्पण की मुद्रा में है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत अधिक शक्ति है। वो तो उसी दिन समर्पण कर गए थे जब हर मंच पर वो बार बार करें अब इन्होंने नहीं जाएंगे, हो बहुत हो गया, गलती से इन्होंने चले गए। तो उनकी जो भाषा शैली है, जो दैहिक भाषा है, वो भी बदल गई है जी। तो एक आखिरी टिप्पणी इरफान जी आपसे चाहेंगे, समअप आप कैसे करेंगे कि आने वाले जो है दिनों में आप किस तरह में जाता हुआ आप देख रहे हैं बिहार के चुनाव को? सीट किसकी तरफ, मतलब किसकी तरफ जो है पलड़ा जो है भारी दिख रहा है? कुछ आपके मतलब जो जमीनी बिहार की जो हकीकत है और राजनीतिक जो ये बदलाव हुए हैं, ये सब मिलकर कैसी तस्वीर बनाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, तो हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में मेरी अपनी टिप्पणी है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, सब कुछ लुटा के सामने। ये कोई दूसरा नहीं लुटाया है, ये स्वयं अपना ही सामने अपनी तमाम चीजों को खत्म कर दिए और बीजेपी इनको कैद में ले लिया। हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, वो ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां। तो शाहजहां का बेटा ने, शाहजहां को ने कैद में लिया गया था। तो बताइए, ताजमहल बनाने वाले को कैद में। उसी किस्म से नीतीश कुमार जब हम लोगों के साथ राहत करते थे, खूबसूरत बिहार बनाते थे, और ये पगड़ी बंधवा के और कैद में ले लिए। एक सामने देखिए, फांसी देना हो किसी को और सामने जल्लाद को खड़ा कर दिया जाए, तो अब बताइए तो वो आदमी क्या होगा? हम तो कुछ बात नहीं नीतीश कुमार के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन उसका मनोदशा तो बदल जाएगा भाई, बात सीधा। तो बीजेपी तालमेल किया और सम्राट चौधरी को पगड़ी बना के दिन रात उसके सामने, तो उसके दिल में कितना गुस्सा आते होंगे, कितना परेशानी होता होगा, ये सोचिए। और तो नहीं रह गए हैं तमाम लोग, उनको सब लोग, यानी कि जो उनके ग्रोह में हैं, उनके वोटर हैं, वो लोग बालू, आलू, दारू सब किसी न किसी किस्म से बेचते हैं, बेचवाते हैं। अभी भाई साहब ने कहा, हम लोग तो अपने शहर में भी देखते हैं, दारू का कौन व्यापारी कर रहा है? कोई नीचे वर्ग का नहीं कर रहा है, कोई अल्पसंख्यक नहीं कर रहा है। जो दबंग और सशक्त जाति के लोग शामिल हैं, दबंग और सशक्त जाति के लोग शामिल हैं। हम लोग बात नहीं करते, बीजेपी वाले धार्मिक सूचक और जाति सूचक बात करते हैं। सुशील जी चित्तौड़गढ़ बचाने चले हैं। हम लोग कभी कहते हैं तो हम लोग इतना बड़ी आबादी पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, कभी औरंगाबाद में कहा तो हम लोग ये करेंगे? उन लोग को सपना आता है चित्तौड़गढ़ बचाना है। अरे चित्तौड़गढ़ हमारे बदौलत ने बचता था। सत्येंद्र बाबू को जिताते थे हम लोग, जिताते थे। बाबू नरेश सिंह को जिताते थे हम लोग, जिताते थे। माननीय सुशील जी को भी जिताए तो हम लोग। तो फिर कहां से भरम आ गया? ये भरम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है नीतीश कुमार के खिलाफ, ये चारों तरफ से उनको छेक लिया है। और उनके इर्द गिर्द जो अशोक चौधरी और डिफरेंट किस्म के जो लोग बैठे हुए हैं, ये उनको नरेटिव चाप दिए हैं, सच पूछिए तो। और उधर भारतीय जनता पार्टी पगड़ी लगा के जल्लाद को खड़ा कर दिया है। अब इनका खात्मा होना है, इसीलिए ये पैर जाके पड़े या सिर जाके लगड़े नरेंद्र मोदी के सामने। नरेंद्र मोदी की सबको ठगा है, आप गिनती कर लीजिए। जो पार्टी उसके सामने आया उसका नेस्त नाबूद खत्म किया। तो इस तो बिहार में तो उनको सुविधा मिल जा रही है बार बार, जो लेकिन वो चुनाव में खत्म करेगा। और चुनाव के बाद गठबंधन नहीं, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, चुनाव के बाद गठबंधन 40 सीट जीतेगा और माननीय नीतीश कुमार को सम्मान हम लोग देंगे। हम लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं, सम्मान देंगे।
और इज्जत आबरू के साथ बीजेपी से छुटकारा परवाएंगे। और यही कारण है तो पूरे इलेक्शन में आप जदयू का रोल नहीं देख रही हैं और नहीं अब वो रोल होगा। इसलिए तो ये पूरा सामाजिक न्याय का बिहार के अंदर में जो ट्रेन छूट चुका है, भारतीय जनता पार्टी का हवा पंचर करके रहेगा और यहाँ विकल्प की राजनीति और पूरे देश में विकल्प की राजनीति का हवा गठबंधन चलाएगा, हम ये समझते हैं। और इसीलिए माननीय लालू यादव ने एक नया मॉडल और तेजस्वी यादव और लेफ्ट के लोगों ने A to Z की बात करके तमाम धर्म और तमाम जातीय को लोग को एक साथ लेकर एक नया देश बनाना है, एक नया बिहार बनाना है। इस नारा के साथ हम लोग चले, जिसमें रोजगार होगा, जिसमें हिंसा नहीं होगा, जिसमें भाईचारा होगा, मोहब्बत होगा और हम लोग सब मिलके गाएंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन लोग तोड़ने वाले से दूर होकर जोड़ने वाले के साथ हम लोग रहेंगे, यही रास्ता होगा गठबंधन का। चलिए, तो अब एक आखिरी टिप्पणी छोटी सी संजीव चंद्रन आपसे लेते हैं और इसका कार्यक्रम को आज खत्म करते हैं। मैं नीतीश जी को समर्पित एक कविता पढ़ देता हूँ। मैंने एक लेख लिखा है राजद समाचार के लिए, उसी में से। उसके पहले कविता एकदम आखिर करते हैं, हम कविता से समाप्त कर देते हैं कार्यक्रम को। उसके पहले बस इसमें कि प्रशांत किशोर एक अलग तरह का राग जो गा रहे हैं, 300 पार सीट दे रहे और बोल रहे कि जो है मिस कर गए ये लोग, 10 साल पहले जो है देर हो चुकी है। तो ये और वो उन्होंने बड़ी यात्रा की है, पूरे 1 साल से पीछे लगे रहे हैं। तो ये क्या वो कौन सा बिहार देख रहे हैं जो बाकी वो पेड पत्रकारों से और प्रिय पत्रकारों से लंबे समय तक अलग अलग दलों के पैसे पहुंचाते रहे हैं, अलग अलग टीवी चैनलों को और पत्रकारों को भी। तो इस कारण से वो कई लोग उनका इंटरव्यू करते रहते हैं, वो कभी कोई मायने नहीं रखते। और एक ये जो तंत्र है मीडिया में, जिसको अपर कास्ट कॉकस भी कह सकते हैं, वो ऐसे चेहरों को ढूंढता रहता है, फर्जी चेहरों को। अभी फिलहाल उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यात्रा करें, अच्छी बात। तो मैंने वो जो लिखा है, वो लिखा है कि अश्वत्थामा नीतीश। तो उसमें वो धर्मवीर भारती की किताब है अंधा युग, उसी के प्रसंग में है। तो मैंने कहा जहां लेख अंत किया था वही कविता उनके लिए पढ़ देता हूं उनकी तरफ से कि मेरा था पाप किया मैंने बद किंतु हाथ मेरे नहीं थे वे। यानी जो सपना बनाया उन्होंने इंडिया गठबंधन का और मजबूती से बनाया, उसका श्रेय उनको जाना चाहिए। और सिर्फ सपना ही नहीं बनाया, मुद्दा भी दिया। मेरा था पाप किया मैंने बद किंतु हाथ मेरे नहीं थे वे, हृदय मेरा नहीं था वह। वो नियंत्रित थे और उसका असर आपको दिखाई पड़ रहा है, बढ़ता जाएगा। वो बेंगलोर वाली जो कहानी है वो सच है और इनके नियंत्रण में है। अंधा युग पैठ गया था मेरे नस नस में। आज वो पैर छू रहे हैं ना, वो उसका प्रतीक है। अंधा युग पैठ गया था मेरे नस नस में, अंधी प्रतिहिंसा बन जिसके पागलपन में मैंने क्या किया, केवल एक अज्ञात प्रतिहिंसा। और वो प्रतिहिंसा लालू प्रसाद जी के खिलाफ है, जो शुरू से चली आ रही है। वो लालू प्रसाद जी के बरक्स राजनीति करते रहे और उनको श्रेय जाता है कि लालू प्रसाद जैसे लोकप्रिय नेता को उन्होंने बाहर कर दिया था, लेकिन प्रतिहिंसा में जीते चले गए। जिसको तुम कहते हो प्रभु वह था मेरा शत्रु। यहाँ जो है अश्वत्थामा कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि वह था मेरा शत्रु, लेकिन वो दरअसल लालू प्रसाद है इनके लिए। कि जिसको तुम कहते हो प्रभु वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली, जख्म है बदन पर मेरे। लेकिन कृष्ण की भूमिका होती है कि वो पीड़ा भी, इसीलिए लालू जी का कहा जाता है कि मैंने बहुत कायदे से ये लिखा था, लेकिन पीड़ा सब शांत हो गई बिल्कुल, मैं दंडित लेकिन मुक्त। वो दंडित है और अश्वत्थामा एक ऐसा कैरेक्टर है जो अमर है और अपनी अमरता के बावजूद मौत मानता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क पे इतिहास ने एक जख्म दे दिया है। और इस तरह तो शापित भी है अश्वत्थामा अमरता को लेकर के, है ना। तो अपनी हाँ, तो ये भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने ठीक सम अप किया इस कविता से, जिसके मतलब गहरे अर्थ हैं जिसके नहीं। और साथ में ये भी है कि आने वाले दिनों में हम अब देखेंगे कि भाजपा जो है मतलब बिहार इस बार क्या संदेश देता है। इस पूरे कैंपेन में ही बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा, चीजें जो है जैसे मतलब एक असर होता है एक चीज से, फिर वो मतलब तो ये चीजें भी है कि आने वाले दिनों में बिहार को लेकर जो एक
इसको ऑब्सेशन भी कह सकते हैं, जो इस स्तर का जो है तो मतलब कहीं ना कहीं कोई जिद भी है शायद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में बिहार को लेकर के। तो ये जिद भी है, तो आने वाले दिनों में इससे संदेश निकल करके पूरे देश को भी जा सकता है, और चुनावी जो बाकी की जो चुनावी राजनीति है या उस वक्त का माहौल है, इस पे इसका असर भी हो सकता है। ये हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। नजर रखिएगा बिहार में जो है भाजपा के आगे के जो भी हैं कदम पर, और रैलियों में क्या बोल रहे हैं पीएम मोदी मतलब अमित शाह जो है वो जाकर क्या बोल रहे हैं। तो इन सब चीज पे नजर रखिएगा, शायद कुछ देश की राजनीति की नब्ज मिले आपको। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार इस चर्चा। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर